नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। लिक्विड नाइट्रोजन कैसे बनी खतरनाक? खाने की चीजों में होता है प्रयोग। खाने में विजुअल इफेक्ट लाती है लिक्विड नाइट्रोजन। एमडीएच के मसाले फिर से चर्चा में। यूएसए में मिला साल्मोनेला। यूएसए ने 31% शिपमेंट किया वापस। और व्हाट्सएप तथा भारत सरकार आमने सामने। भारत छोड़ने की दी धमकी। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बना विवाद। आइए खबरों की शुरुआत करें। आपने रेस्टोरेंट में डिनर या लंच करते वक्त स्टार्टर या डेजर्ट में कुछ ऐसे फूड आइटम्स देखे होंगे जो फॉगिंग या स्मोकी इफेक्ट देते हैं। देखने में ये स्मोकी आइटम कूल लगते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मदुरई से एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक बच्चा स्मोकी बिस्किट खाने के बाद दर्द से परेशान हो गया। इसके बाद तमिलनाडु के फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया। यह नोटिस उन सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के खिलाफ जारी किया गया जो फूड आइटम्स में लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही कहा गया कि खाने पीने के आइटम लिक्विड नाइट्रोजन के पूरी तरह वाष्पित हो जाने के बाद ही सर्व किए जाने चाहिए। इसके बाद एक खबर यह भी आई कि तमिलनाडु की डीएमडी के पार्टी की जनरल सेक्रेटरी ने लिक्विड नाइट्रोजन के खतरनाक प्रभावों को देखते हुए इसे राज्य में प्रतिबंधित करने की भी मांग की। आइए समझते हैं कि आखिर ये लिक्विड नाइट्रोजन है क्या। देखिए, खाने पीने की चीजों में स्मोकी इफेक्ट लिक्विड नाइट्रोजन यानी तरल नाइट्रोजन के जरिए आता है। लिक्विड नाइट्रोजन एक ऐसा तरल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बहुत कम होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। इसका उत्पादन तरल वायु के आंशिक आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए किया जाता है। इसमें भी नाइट्रोजन गैस की तरह नाइट्रोजन के 2 परमाणु N2 मौजूद होते हैं। आमतौर पर यह निष्क्रिय और गैर ज्वलनशील यानी नॉन फ्लेमेबल हैं। कमरे के तापमान में यह गैस के फॉर्म में होती है। रेस्टोरेंट में खाने की चीजों में इसका इस्तेमाल विजुअल इफेक्ट के लिए किया जाता है। साथ ही यह खाने को तेजी से ठंडा करती है, फिर सर्व करने पर रूम टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो खाने की डिश में स्मोकी इफेक्ट आ जाता है। अगर इन डिशेज को लिक्विड नाइट्रोजन के पूरी तरह से वाष्पित होने से पहले खा लिया जाए तो ये ह्यूमन बॉडी को कई तरह से नुकसान पहुंचाती है। बहुत ज्यादा ठंडी होने के चलते इससे क्रायोजेनिक बर्न या फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, जिसे हिंदी में शीत दंश कहते हैं। इसके अलावा इसे निगलने से इंटरनल डैमेज भी हो सकता है। यह तरल से गैस में बहुत तेजी से बदलती है, जिससे पेट या आंतों में छेद तक हो सकता है। एक और बात, यह रूम टेम्परेचर पर तेजी से गैस में कन्वर्ट होती है, जिससे क्लोज स्पेस में ऑक्सीजन को रिप्लेस कर सकती है। यह सिचुएशन दम घुटने में भी तब्दील हो सकती है। यह तो इसके नुकसानों की बात हुई, लेकिन खाने की चीजों को ठंडा करने के लिए इसके अलावा क्या विकल्प हैं? डॉक्टर्स की माने तो खाने की चीजों को कूलिंग एजेंट्स के जरिए कूल करने के बजाय रेफ्रिजरेशन सबसे सेफ तरीका है। देखिए, यहां एक बात और समझिए। विज्ञान में जब कोई इन्वेंशन यानी आविष्कार होता है तो उसका मकसद इंसानों की जिंदगी को आसान बनाना होता है। समस्या तब खड़ी हो जाती है जब लोग उस आविष्कार का इस्तेमाल किसी ऐसे काम के लिए करने लगते हैं जो इंसानों के लिए खतरा पैदा करे। जैसे कि सूचना तकनीक इंसानों की जिंदगी का सबसे बेहतर इन्वेंशन है। इसने इकोनॉमी से लेकर आम जनजीवन को खूब फायदा पहुंचाया है, लेकिन हैकर्स इसका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए करने लगे तो यही तकनीक समस्या भी बन गई। ऐसे ही लिक्विड नाइट्रोजन के कई महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस हैं। मसलन खाद्य उत्पादों को फ्रीज करके ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल सैंपल्स जैसे स्पर्म, एग्स और एनिमल जेनेटिक्स सैंपल्स के क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसे सुपर कंडक्टर्स और वैक्यूम पंप्स में कूलेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हमने यहाँ पर क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन की बात की। आपने क्रायोजेनिक तकनीक का नाम साइंस पढ़ते वक्त कई बार जरूर सुना होगा। विज्ञान की दुनिया में क्रायोजेनिक्स का मतलब होता है बहुत कम तापमान पर मटीरियल्स और उनके बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी करना। यह शब्द ग्रीक भाषा से आया है। ग्रीक में क्रायो का मतलब होता है ठंडा। तो क्रायोजेनिक्स के तहत कई सारे मटेरियल्स की स्टडी होती है। इन्हें क्रायोजेन कहते हैं। इनमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन जैसी गैसें शामिल हैं। स्टडी के दौरान क्रायोजेनिक्स की कई सारी ब्रांचेस निकल कर आई हैं। इनमें क्रायोनिक्स, क्रायोसर्जरी, क्रायो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रायोबायोलॉजी शामिल है।
इनमें क्रायोबायोलॉजी में जीवों पर कम तापमान का अध्ययन किया जाता है। क्रायोप्रिजर्वेशन क्रायोबायोलॉजी का ही एक एप्लीकेशन है। सिंगापुर, हांगकांग और यूरोपियन यूनियन के बाद अब यूएसए से भी एमडीएच के मसालों को लेकर मिलावट की खबरें आ रही हैं। दरअसल बीते 6 महीनों में यूएसए की कस्टम्स अथॉरिटी ने एमडीएच के मसालों के 31% शिपमेंट्स लौटा दिए। यूएसए ने इसकी वजह साल्मोनेला संक्रमण को बताया है। देखिए, अगर कोई उत्पाद साल्मोनेला से संक्रमित है तो पेट में गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। साथ ही अगर ठीक से न पकाया जाए तो ये इंटेस्टाइन ट्रैक्ट को भी प्रभावित कर सकता है। अब सवाल ये है कि फूड पैकेट्स में साल्मोनेला इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। साल्मोनेला इन्फेक्शन अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस के चलते होता है। अगर पूरे वैल्यू चेन में शुरुआत से ही साफ सफाई का ध्यान रखा जाए तो इस संक्रमण से बच सकते हैं। एग्जाम के लिहाज से साल्मोनेला के बारे में जानना जरूरी है। साल्मोनेला एक तरह का बैक्टीरिया है जिससे लोग बीमार होते हैं। इससे होने वाली बीमारी होती है साल्मोनेलोसिस। इसके लक्षणों में डायरिया, बुखार और पेट दर्द शामिल हैं। इंसान में इसके इन्फेक्शन की वजह है दूषित खाना और पानी। साथ ही संक्रमित जानवर या उसके एनवायरनमेंट के संपर्क में आने से भी साल्मोनेला इन्फेक्शन हो सकता है। यह शुष्क वातावरण में कई हफ्तों तक, पानी में कई महीनों तक सर्वाइव कर सकता है। जब लोग इससे संक्रमित होते हैं तो एंटीबैक्टीरियल दवाएं दी जाती हैं। लेकिन जानते हैं, साल्मोनेला बैक्टीरिया में AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रहा है। AMR से मतलब है जब बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई एंटी माइक्रोबियल दवाओं को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दें तो इसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। AMR के बढ़ने की वजह क्या है? वजह है बेहिसाब एंटी माइक्रोबियल दवाओं का प्रयोग करना। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इन दवाओं का प्रयोग होता है। अब AMR को रोकने का तरीका क्या है? AMR को रोकने का एक ही तरीका है, एंटी माइक्रोबियल दवाओं को जरूरत पड़ने पर ही और डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही लिया जाना चाहिए। इस दिशा में भारत सरकार ने साल 2017 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस NAP-AMR लॉन्च किया था। साल 2013 से ICMR का AMR सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क इस दिशा में काम कर रहा है। साल्मोनेला इन्फेक्शन से बचने के लिए WHO ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जैसे खाने को प्रॉपर तरीके से पकाएं, कच्चे दूध या कच्चे दूध से बने हुए उत्पादों से बचें, बर्फ के प्रयोग से बचें। अगर प्रयोग करना भी पड़े तो ध्यान रखें बर्फ हमेशा साफ पानी से बना हो। पीने के पानी को उबाल कर ही पिएं। हाथों को साबुन से बार बार धोएं और फलों और सब्जियों का इस्तेमाल धुलने के बाद ही करें। सोचिए, अगर व्हाट्सएप बंद हो जाए तो क्या होगा? बेशक कुछ परेशानियां तो होंगी। हम आपसे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत सरकार से बड़ा पंगा लिया है और मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। व्हाट्सएप ने भारत छोड़ने की धमकी तक दे दी है। पर सवाल है कि व्हाट्सएप ने ऐसी धमकी क्यों दी? आपको याद होगा, सरकार द्वारा 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 का ऐलान किया था और इसके दायरे में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ले आया गया था। इस नियम की धारा 4(2) के जरिए सरकार चाहती है कि जरूरत पड़ने पर कंपनियां मैसेज को उसके लिए ट्रैक करें और उसका सोर्स बताएं, यानी कितने मैसेज किसने भेजा इसकी जानकारी सरकार को दी जाए। वहीं व्हाट्सएप का कहना है कि वह अपने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़े बिना भारत के नए आईटी नियम का पालन नहीं कर सकता। व्हाट्सएप का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन फीचर मैसेज को इस तरह ब्रेक कर देता है कि उसे ट्रैक न किया जा सके और केवल मैसेज भेजने वाला और उसे पाने वाला ही पढ़ सके। व्हाट्सएप का कहना है कि इस फीचर के जरिए वह यूजर की प्राइवेसी बरकरार रखता है। अगर व्हाट्सएप अपने मैसेज के एन्क्रिप्शन को तोड़ देता है तो इससे लोगों की वो प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी, जिसकी सुरक्षा के चलते ही लोग बेधड़क उसका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। अगर एन्क्रिप्शन को तोड़ना पड़ा तो यह प्लेटफॉर्म ही खत्म हो जाएगा। इससे बचने के लिए व्हाट्सएप और इसकी मूल कंपनी मेटा ने भारत के आईटी नियम 4(2) को कोर्ट में चुनौती दी है। उसने कोर्ट से नियम 4(2) को असंवैधानिक घोषित करने और आईटी एक्ट के दायरे से बाहर करने की अपील की है। व्हाट्सएप के मुताबिक मैसेज के सोर्स की पहचान जाहिर करना और उसे ट्रेस करना असंवैधानिक है। वो यूजर की प्राइवेसी के मौलिक अधिकार के खिलाफ होगा। पर इस मामले में सरकार का रुख कुछ अलग है।
सरकार का तर्क है कि फेक न्यूज और हेट स्पीच जैसे कंटेंट से निपटने के लिए मैसेज को ट्रेस करना जरूरी है। साथ ही सरकार के पास अधिकार है कि वह सुरक्षित साइबर स्पेस बनाए और खुद या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जरिए ऐसे इलीगल कंटेंट पर रोक लगाए। सरकार का कहना है कि आईटी एक्ट की धारा 87 ने उसे नियम 4(2) को तैयार करने की ताकत दी है। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैसेज के सोर्स की जानकारी देनी होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के साथ साथ महिलाओं और बच्चों से संबंधित फेक न्यूज और संभावित क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है। इनकी ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार हैं। वे किसी भी बहाने से अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। इसी के जवाब में कोर्ट में व्हाट्सएप ने कहा है कि अगर उसे मजबूर किया गया तो वो भारत से चला जाएगा। भारत में 40 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स वाले व्हाट्सएप के ऐसे किसी भी फैसले का बड़ा असर हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स समिट इनहैंसिंग बेनिफिशिएशन एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज का आयोजन कर रहा है। ये आयोजन 29 से 30 अप्रैल के दौरान नई दिल्ली में होगा। इस समिट का मुख्य मकसद है भारत की स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना। देखिए, भारत की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। आज के वक्त में जलवायु परिवर्तन के चलते स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी की जरूरत है। इसके लिए दुनिया भर में कई तकनीक पर काम किया जा रहा है। इनमें क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। इस समिट में 8 की मिनरल्स पर टेक्निकल सेशन किए जाएंगे। इनमें ग्लैकोनाइट, लिथियम, क्रोमियम, प्लैटिनम समूह, ग्रेफाइट, टंगस्टन, वेनेडियम और रेयर अर्थ मिनरल्स शामिल हैं। ये मिनरल्स ऊर्जा जरूरतों और कई सेक्टर्स में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि लिथियम, ये एक नॉन फेरस धातु है जो कि ईवी बैटरीज में एक प्रमुख तत्व के रूप में प्रयोग की जाती है। दुनिया को अपने लैपटॉप, फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम बैटरी की जरूरत है। वर्तमान में भारत लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसी धातुओं के लिए आयात पर निर्भर है। हालांकि बीते साल भारत के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम पाए जाने की पुष्टि की थी। इन तत्वों की अहमियत को समझते हुए भारत ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी ज्वाइन किया है। ये 14 सदस्यों का एक कोलैबोरेशन है जो वैश्विक स्तर पर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने के लिए काम करता है। इन 14 सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, नॉर्वे, कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूरोपियन यूनियन शामिल है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। गुजरात और राजस्थान में मेफेड्रोन दवा बनाने वाली 3 अवैध प्रयोगशालाओं पर कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात के एंटी टेररिज्म स्क्वाड के साथ मिलकर की है। मेफेड्रोन, जिसे 4-मिथाइल मेथकैथिनोन 4-MMC 4-मिथाइलफेड्रोन के रूप में भी जाना जाता है। यह एम्फेटामिन तथा कैथिनोन वर्गों का एक सिंथेटिक स्टिमुलेंट ड्रग है। कृत्रिम रूप से निर्मित यह ड्रग नशे के मामले में कोकीन और हेरोइन के बराबर है, लेकिन दाम में इनसे सस्ता होता है। इसका प्रचलित नाम है म्याऊ म्याऊ। इसके अलावा ड्रोन, एमकैट, व्हाइट मैजिक और बबल आदि नामों से भी यह जाना जाता है। इराक ने समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी में डाला है। दरअसल इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। इस कानून के उल्लंघन पर 7 वर्ष की सजा अनिवार्य रूप से दी जाएगी और इसे बढ़ाकर 15 वर्ष तक किया जा सकता है। नए कानून में लिंग परिवर्तन कराने पर भी 1 से 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इराक ने यह कदम समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए उठाया है। चीन आने वाले दिनों में चंद्रमा पर एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेजेगा जो तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण 3 मिशनों में से पहला होगा। इसके साथ ही चीन के द्वारा भेजा जाने वाला चांगई 6 मिशन दुनिया का पहला मिशन होगा जो चंद्रमा के डार्क या फिर हिडन साइट से सामग्री इकट्ठा करेगा और उसे अध्ययन के लिए पृथ्वी पर वापस लेकर आएगा। यह सामग्री लगभग 2 केजी तक होगी। इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन के उत्तर पूर्वी भाग पर उतरने का प्रयास किया जाएगा तथा यह अपने साथ फ्रांस, इटली, स्वीडन और पाकिस्तान के पेलोड भी ले जाएगा। खान मंत्रालय 29 और 30 अप्रैल को महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का आयोजन शक्ति सतत ऊर्जा फाउंडेशन, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद तथा भारतीय सतत विकास संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। यह सम्मेलन खनिजों के प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने, नॉलेज शेयर करने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। साथ ही यह सम्मेलन भारत के तीव्र आर्थिक विकास और महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने स्टार्टअप्स के लिए कॉरपोरेट सरकारी चार्टर जारी किया। यह चार्टर स्टार्टअप्स की लाइफ साइकिल के विशिष्ट चरणों के आधार पर उनके लिए उपयुक्त दिशा निर्देश निर्धारित करता है। इसे केवल कंपनी एक्ट 2013 के तहत निगमित संस्थाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इस चार्टर का उद्देश्य स्टार्टअप्स को जिम्मेदार कॉरपोरेट सिटीजन्स बनाने में मदद करना है और उन्हें अपने हितधारकों के साथ इसे साझा करने में सक्षम बनाना है। भारतीय पैराशूटर मोना अग्रवाल ने पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता। वहीं आमिर अहमद भट्ट ने 25 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल हासिल किया। तीरंदाजी विश्व कप में रिकर्व पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने गोल्ड जीता है। भारत को यह गोल्ड मेडल धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की तिकड़ी ने जिताया है। इस तिकड़ी ने दक्षिण कोरिया के मौजूदा ओलंपिक चैंपियनों को हराकर खिताब जीता है। वहीं भारतीय महिला टीम ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति गोपीचंद स्वामी और प्रणीत कौर ने इटली की टीम को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय दल ने अब तक 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज सहित 8 मेडल जीते हैं। माहेश्वरी चौहान ने शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। इसके साथ उन्होंने भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल किया। यह निशानेबाजी में भारत के लिए 21वां और शॉटगन में 5वां ओलंपिक कोटा था। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी वेलावन सेंथिल कुमार ने बैच ओपनर चैलेंजर स्क्वैश का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने फ्रांस के मेलेविल साइनी मैनिको को फाइनल में हराया। यह वेलवन सेंथिल कुमार का 8वां प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन खिताब है। इस चैंपियनशिप का आयोजन प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन और मेजबान देश फ्रेंच स्क्वैश फेडरेशन के साथ मिलकर पेरिस, फ्रांस में किया गया। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा साल्मोनेला निरूपित करता है वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया या फिर एल्गी का एक प्रकार। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का एक सदस्य है। भारत में लिथियम मिलने की पुष्टि जम्मू कश्मीर में की गई है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल या फिर 1 अप्रैल? सही जवाब है विकल्प सी, 26 अप्रैल। अगला प्रश्न था, खबरों में रहा कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव किससे संबंधित है? आसियान, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स या फिर G7? सही जवाब है ऑप्शन बी, यूरोपियन यूनियन। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।